अच्छा जी स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को ये हैंडआउट व्हाट्सएप के ग्रुप पर भेजा था और अब इस वीडियो लेक्चर का मकसद ये है कि इस हैंडआउट को मैं ब्रीफली ज़रा डिस्कस करूं। मैंने ये कहा था कि आप लोग इस हैंडआउट को सॉल्व करें और मुझे क्वेरीज़ बताएं। क्वेरीज़ तो बहुत कम है, ब्रीफली और जल्दी से हम इस हैंडआउट को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस इज़ कॉल्ड मार्कअप। यानी कि अगर हम प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट इंटू 100% ये रेशो कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम लोग मार्कअप कहते हैं, ठीक है। और अगर आप प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इंटू 100% ये रेशो कैलकुलेट करोगे तो इसको हम मार्जिन कहते हैं। तो मार्कअप मार्जिन के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस इज कॉल्ड मार्कअप। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सेलिंग प्राइस है 100 रुपये और आपकी जो कॉस्ट थी वो थी 20 और आपने जो कमाया वो है 80, यानी कि प्रॉफिट है 80। तो अगर आप लोग 80 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100% ये चीज़ कैलकुलेट कर रहे हो तो इसको हम लोग मार्कअप कहते हैं, ठीक है। 2 में कहते हैं, रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ऑन कैश पेमेंट इज कॉल्ड डिस्काउंट। यानी कि अगर आप किसी से कम पैसे मांगो, जितनी उसकी प्राइस थी उससे कम पैसे मांगो तो उसको हम डिस्काउंट कहते हैं। 3 में कहते हैं, कन्वर्टेड एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड पीरियोडिकली इज कॉल्ड डैश रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका आंसर है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट या इफेक्टिव एनुअल रेट। फाइनेंशियल मैथ्स में हमने इसको डिस्कस करा था। 4th है, द टाइम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट पेमेंट इंटरवल टू द एंड ऑफ द लास्ट पेमेंट इंटरवल इज कॉल्ड द डैश ऑफ द एन्युटी, टर्म ऑफ द एन्युटी इसको कहते हैं। एन्युटी ड्यू इज दैट एन्युटी इन विच पेमेंट्स आर मेड एट द डैश ऑफ द पेमेंट पीरियड, स्टार्ट ऑफ द पेमेंट पीरियड। एन्युटी ड्यू में स्टार्ट होता था और ऑर्डिनरी एन्युटी में एंड होता था। 6 में बोलते हैं, इन केस ऑफ सम और फंड ऑफ एन्युटी इंटरेस्ट वी गेट आफ्टर ईच रेगुलर पीरियोडिक पेमेंट इज चार्ज्ड ऑन डैश। देखो वो बोलते हैं इन केस ऑफ सम और फंड ऑफ एन्युटी, यानी कि आप कहीं पर अगर पैसे जमा कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ईयर 0 पर आपने कुछ पैसे जमा करे, उसके बाद आपने ईयर नंबर 1 पर कुछ पैसे जमा करे, उसके बाद ईयर 2 पर आपने कुछ पैसे जमा करे। तो अगर ऐसी एन्युटी है, इन केस ऑफ सम और फंड ऑफ एन्युटी, एक जगह पर पैसे जमा कर रहे हो, इंटरेस्ट वी गेट आफ्टर ईच रेगुलर पीरियोडिक पेमेंट इज चार्ज्ड ऑन। तो जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो किस पे चार्ज होता है? दैट इज चार्ज्ड ऑन दी सम और फंड। इसका मतलब ये है कि जो पैसे मेरे बैंक अकाउंट में पड़े हुए होते हैं मुझे उस पूरे पैसे पर इंटरेस्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ईयर 1 और ईयर 2 के बीच का इंटरेस्ट कितने अमाउंट पर मिलेगा ये कैलकुलेट करूँ तो ईयर 0 पर जो मैंने पैसे जमा करे थे और लेट से 10% का अगर इंटरेस्ट रेट है और ईयर 0 से ईयर 1 का इंटरेस्ट मुझे 10 रुपये मिला और ईयर 1 पर फिर मैंने 100 रुपये जमा करे हैं, तो ईयर 1 से ईयर 2 के बीच का जो इंटरेस्ट मुझे मिलेगा वो 210 रुपये पर मिलेगा, ठीक है। 7 पर आते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वी गेट इन केस ऑफ फंड और सम इज डैश एस माइनस एन आर। यानी कि फ्यूचर वैल्यू में से हम माइनस कर देते हैं जितना भी आर हमने पे किया मल्टीप्लाइड बाई एन, यानी कि उनकी जितनी टर्म्स थी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोलूँ कि यार एक बंदा जो है ना वो लेट से हर साल के आखिर में 100 रुपये जमा करते हैं और ऐसा वो 2 सालों के लिए करते हैं और इंटरेस्ट की परसेंटेज 10% है। बताओ 2 साल के बाद इसको कितने पैसे मिलेंगे? तो आप ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे और आप एस कैलकुलेट कर लोगे। और अगर आपसे कोई ये पूछ लेगा कि यार बताओ इसमें इंटरेस्ट कितना है, तो आप क्या करोगे, जो एस वाली अमाउंट होगी उसमें से माइनस कर दोगे 2 टाइम्स 100 जो आपने जमा करे हैं। ऐसा ही हम फाइनेंशियल मैथ्स में करते थे। 10 में बोलते हैं, डाउन पेमेंट इज दैट पेमेंट विच इज डैश फ्रॉम इंटरेस्ट फ्री फ्रॉम इंटरेस्ट। डाउन पेमेंट वो पेमेंट होती थी जो बिल्कुल हम शुरू में पेमेंट पे करते थे और उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। 11 में बोलते हैं, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 8 years इज ₹840। एट वॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी रिसीव्ड ऑन द सम आफ्टर 5 years। बोलते हैं कि द सिंपल इंटरेस्ट, एक सम था उस पर सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 8 years इज ₹840। हम अगर I इज इक्वल्स टू PRT अप्लाई करें, तो I इज इक्वल्स टू PRT के हिसाब से वो ये कहते हैं कि यार 840 रुपये का इंटरेस्ट बना और अगर इंटरेस्ट की परसेंटेज जो है ना वो 5% थी और ये इंटरेस्ट जो है ना वो 8 सालों का था। तो पहले तो ये देख लो कि P कितना होगा, P आपने कितना जमा किया होगा वो कैसे मालूम करेंगे? 5% इंटू 8, 5% इंटू 8 और 840 को इससे डिवाइड कर दो यानी कि 2100। आपका जो P होगा ना वो 2100 होगा, यानी कि आपने 2100 रुपये जमा करेंगे
फिर ये बोलता है एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी रिसीव्ड ऑन द सेम सम आफ्टर 5 years। यानी कि अगर ये तो पहला पोर्शन हो गया पार्ट का, उसने बोला था कि मैंने 840 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट कमाया, 5% का रेट था, 8 साल के लिए पैसे जमा करे, तो मैंने ये मालूम कर लिया कि पैसे 2100 थे। अब वो बोलते हैं कि अगर इंटरेस्ट इतना ही हो यानी कि 840 हो और पैसे इतने ही हो यानी कि 2100 हो, तो कौन सा इंटरेस्ट का रेट होगा जिससे 5 सालों बाद सेम इंटरेस्ट बन जाएगा यानी कि 840 बन जाएगा। तो अब आर ढूंढना है, आर हमने ढूंढ लिया और आर होगा 8%, यानी कि अगर 8% का रेट हो और 2100 रुपये आपके पास हो तो 5 सालों में भी वो 840 का इंटरेस्ट आपको दे देंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो किसी की क्वेरी भी नहीं है लिस्ट में और हमारे पास एक आसान सा सवाल है। मैं क्वेरीज की तरफ चला जाऊँ ताकि थोड़ा सा टाइम भी बच जाए। मैं देख लेता हूँ कि क्लासरूम पर, अपने गूगल क्लासरूम पर पहली क्वेरी जो मेरे पास आ रही है वो आ रही है 13। मैं 13 को रिजॉल्व कर देता हूँ। 12 आप लोग कर लेना, अगर किसी की क्वेरी होगी तो वो हम देख लेंगे। 13 को मैं रिजॉल्व कर देता हूँ। देख लेते हैं कि 13 जो है उसमें क्या पूछा जा रहा है, ठीक है ना। 12 मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया है, कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा भी ताकि वीडियो की लेंथ जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो। अच्छा, 13 में बोलता है एन इंडिविजुअल हैज़ परचेज ₹275,000 वर्थ ऑफ डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स आप यूँ समझ लो कि आपने 275,000 रुपीज़ कहीं पर इन्वेस्ट करें और आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया है जो इस बात की गवाही है कि आपने 2,75,000 रुपये इन्वेस्ट करें। द सर्टिफिकेट एक्सपायर्स आफ्टर 25 ईयर्स। एक्सपायर्स आफ्टर 25 ईयर्स का मतलब ये है कि ये जो 2,75,000 आपने इन्वेस्ट करे हैं या आपने 25 साल के लिए इन्वेस्ट करे हैं, एंड अ सिंपल इंटरेस्ट रेट इज कंप्यूटेड क्वार्टरली एट अ रेट ऑफ 3% पर क्वार्टर। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है आपके डिपॉजिट पर वो 3% मिलता है और ये 3% पर एनम नहीं है, ये 3% पर क्वार्टर है। एक क्वार्टर का रेट है। 2,75,000 रुपये आपने जमा करे हैं, 25 सालों के लिए जमा करे हैं और हर क्वार्टर पर 3% का इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट चेक्स आर मेल्ड टू सर्टिफिकेट होल्डर्स एवरी 3 months। अब इसका क्या मतलब है सर? इंटरेस्ट चेक्स आर मेल्ड टू सर्टिफिकेट होल्डर्स एवरी 3 months। इसका ये मतलब है कि 3 महीने का, हर 3 महीने के बाद जितना भी इंटरेस्ट मिलता है वो जो भी ये सर्टिफिकेट होल्डर है जिसके पास ये सर्टिफिकेट है उसको दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बैंक में जाकर 2,75,000 रुपये जमा करे, अब आपको हर 3 महीने पर 3% इंटरेस्ट मिलता है, तो 3% इंटरेस्ट कितना हुआ? 2,75,000 का 3% क्या हुआ? 3% बन जाता है ये 8,250, ठीक है, 8,250। तो होगा ये कि आपने फॉर एग्जांपल ईयर 0 पर ये पैसे जमा करे थे ना, जैसे 3 महीने गुजरेंगे आपके घर पर 8,250 रुपये आ जाएंगे, फिर 3 महीने गुजरेंगे आपके घर पर 8,250 रुपये आ जाएंगे, फिर 3 महीने गुजरेंगे आपके घर पर 8,250 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से चलता रहेगा। कब तक चलेगा? ईयर नंबर 25 तक चलेगा। डिटरमिन द इंटरेस्ट द इंडिविजुअल कैन एक्सपेक्ट टू रिसीव होगा, टू रिसीव एवरी 3 months। तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया, 8,250 रुपये जो है वो इसको इंटरेस्ट मिलेगा हर 3 महीने पे। व्हाट अमाउंट कैन ही एक्सपेक्ट टू रिसीव एट द एंड ऑफ 25 years। 25 साल के आखिर में इसको कितना अमाउंट मिलेगा? 25 साल के आखिर में यानी कि आखिरी दिन। अब आखिरी दिन क्या होगा कि देखो हर 3 महीने पर इंटरेस्ट के चेक्स ईमेल होते हैं ना, तो जो 3 महीने होंगे फॉर एग्जांपल लेट से आखिरी साल जो है ना वो 2020 है, तो 1 जनवरी 2020 है, जनवरी फरवरी मार्च गुजरा, 1 अप्रैल वाले दिन घर पर 8,250 रुपये आए होंगे। एज्यूम कर रहा हूँ 2020 जो है वो 25वां या आखिरी साल है। फिर अप्रैल में जून गुजरा, 1 जुलाई वाले दिन घर पर 8,250 रुपये आएंगे। फिर अप्रैल में जून गुजरा, अच्छा जुलाई अगस्त सितंबर गुजरा, 1 अक्टूबर वाले दिन घर पर 8,250 रुपये आए होंगे। फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर गुजरा, और दिसंबर जब गुजर गया तो 1 जनवरी 31 दिसंबर वाले दिन 8,250 रुपये इंटरेस्ट के आए होंगे। ये कौन सा इंटरेस्ट है? अक्टूबर नवंबर दिसंबर का इंटरेस्ट है। और क्योंकि इसकी ज़िंदगी 25 साल थी तो 25 साल के आखिर में 2,75,000 रुपये जो आपने इन्वेस्ट करे थे वो भी आपको मिल जाते हैं। आप सर्टिफिकेट वापस कर देते हो तो वो भी मिले होंगे, यानी कि इन दोनों का एडिशन आपको वापस मिल गया होगा, ठीक है। अच्छा, 14 और 15 किसी की भी क्वेरी नहीं है तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ और मैं चलता हूँ अगले पेज पर। अच्छा जनाब, अब देखते हैं कि 18 भी किसी की क्वेरी नहीं है फ़िलहाल, 19 भी नहीं है और 20 भी नहीं है, ठीक है। अगले पेज पर चलते हैं। अच्छा, और 24 से पहले चलें जी, पहली क्वेरी मेरे ख्याल में 24 है सबकी,
पहली क्वेरी जो है ना वो सबकी 24 है, तो मैं 24 को डिस्कस कर लेता हूँ। 24 को डिस्कस कर लेते हैं भाई। 24 एक क्वेरी आई है, स्क्रीन को ज़रा इंलार्ज कर दूँ और 24 को देख लेते हैं। 24 में लिखा हुआ है द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 2% पर ईयर, हाउ मच टाइम दिस पॉपुलेशन विल टेक टू डबल इटसेल्फ। अच्छा, कभी भी किसी भी सवाल में वो ये बोल देना कि एक कंट्री की पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, तो उसको कैलकुलेट करने का, उस केस में फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला आप यूज़ करोगे वो होगा S इज इक्वल्स टू P e की पावर IN। S फ्यूचर वैल्यू, P प्रेजेंट वैल्यू, E एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बेस, I इंटरेस्ट रेट और N नंबर ऑफ ईयर्स। वो बोलते हैं एक कंट्री की पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है और रेट ऑफ ग्रोथ जो है ना वो 2% है। हाउ मच टाइम यानी कि एन दिस पॉपुलेशन विल टेक टू डबल इटसेल्फ। मिसाल के तौर पर आज पॉपुलेशन है x, p की जगह मैंने x लिख दिया, तो वो पूछ रहा है कितने टाइम में ये पॉपुलेशन 2x हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अगर जो रेट ऑफ ग्रोथ हो वो 2% हो, कितने सालों में हो जाएगी यानी कि n पूछ रहा है। अब x और x दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 इज इक्वल्स टू e की पावर 0.02 n हो जाएगा। दोनों साइड्स पर ln अप्लाई कर दो, ln2 इज इक्वल्स टू ln e की पावर 0.02 n। उसके बाद क्या होगा, ln2 इज इक्वल्स टू 0.02 n मल्टीप्लाइड बाय ln e। अच्छा, ln e कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करोगे ना तो 1 बन जाता है। अब क्या होगा, ln2 कैलकुलेट कर लो, ln2 आता है 0.693147 डिवाइडेड बाय 0.02 कर दो यानी कि 34.67 n जो है ना वो होगा 34.65 या 6 या 34.65 होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये 24 हो गया, ये क्वेरी थी। उसके बाद फिर 20 की सीरीज में 26 एक और क्वेरी है, 26 देख लेते हैं, ठीक है। 26 में लिखा हुआ है अ मशीन कॉस्ट अ कंपनी ₹100,000 and its effective life is estimated to be 20 years। एक मशीन जो है ना वो बाज़ार में 1 लाख रुपए की मिल रही है, एक मशीन जो है ना वो बाज़ार में 1 लाख रुपए की मिल रही है। एक मशीन जो है उसकी कॉस्ट जो है वो 1 लाख रुपए है और उसकी जो ज़िंदगी है ना वो 20 साल है। उसकी जो ज़िंदगी है ना वो 20 साल है। ज़िंदगी 20 साल होने का मतलब ये है कि ये मशीन आपने ख़रीदी हुई है और ये मशीन 20 साल चलेगी। 20 साल के बाद ये मशीन ख़त्म हो जाएगी। 20 साल के बाद ये मशीन आपके चलाने के लायक नहीं होगी, काबिल नहीं होगी। कोई भी आप बिज़नेस कर रहे हो, उसमें आपने एक मशीन ख़रीदी है, 1 लाख रुपए की मशीन है और 20 साल चलेगी। इफ़ द स्क्रैप इज़ एक्सपेक्टेड टू रियलाइज 5,000 ओनली। स्क्रैप इज़ एक्सपेक्टेड टू रियलाइज 5,000 ओनली का मतलब ये होता है कि जब आप 20 साल बाद ये मशीन बेचोगे तो आपको 5,000 रुपये मिलेंगे। आज आपने एक बिज़नेस शुरू किया, आपने बिज़नेस शुरू कर एक मशीन ख़रीदी, वो मशीन 1 लाख रुपए की ख़रीदी है आपने। ये जो मशीन है ये 20 साल चलेगी, 20 साल तक आपके बिज़नेस में ये काम करेगी। 20 साल तक आपका जो बिज़नेस है वो इस मशीन के थ्रू चल रहा होगा। 20वें साल ये मशीन जो है ना वो ख़राब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, या इस काबिल नहीं रहेगी कि आप इस पर मज़ीद जो है ना वो कोई प्रोडक्शन कर सको, यूनिट्स बना सको। तो आपको ये मशीन बेचनी पड़ेगी, फेंकनी पड़ेगी और इसकी जगह दूसरी मशीन ख़रीदनी पड़ेगी। If the scrap is expected to realize 5,000, scrap is expected to realize 5,000 का मतलब ये है कि जब 20 साल बाद मैं ये मशीन बेचूंगा तो ये वाली मशीन जो है ना वो 5,000 रुपये में बिक जाएगी। ये वाली जो मशीन है ये 5,000 रुपये में बिक जाएगी। ये जो कचरा हुई मशीन होगी, जो ख़राब हुई मशीन होगी, जो अब मेरे किसी काम की नहीं है, जो 20 साल पुरानी हो चुकी है, ये 5,000 में बिक जाएगी। फाइंड द सम टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर। आप ये मालूम करो कि हर महीने हर साल आप कितने पैसे जमा करो, हर साल आप कितने पैसे जमा करो at 5% per annum compounded interest for 20 years to replace it by the machine which is expected to cost 25% more over its present cost. Assume that the proceeds from the sale of scrap will be utilized for meeting the cost of the machine. कहना वो ये चाह रहा है कि आपने देखो एक बिज़नेस शुरू किया, आपने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी, 1 लाख रुपए की मशीन खरीद कर आप बिज़नेस कर रहे हो, बिज़नेस कर आप चीज़ें बना रहे हो, बेच रहे हो, बना रहे हो, बेच रहे हो। जब 20 साल पूरे हो जाएंगे ना ये मशीन ख़राब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तबाह बर्बाद हो जाएगी और बिकेगी और बिक कर आपको 5,000 रुपये देगी। ये बात आपको भी पता है। अब कंपनीज़ में क्या होता है कि भाई अगर मुझे ये पता होता है कि 20 साल बाद एक चीज़ मेरे पास जो है वो ख़राब हो जाएगी और मुझे ये मालूम होता है कि 20 साल बाद मुझे ऐसी ही एक और चीज़ ख़रीदनी होगी, तो मैं 20 साल का इंतज़ार नहीं करता,
बल्कि हर साल के आखिर में, हर महीने के आखिर में, या डिपेंडिंग के मैं किस तरह से पैसे जमा करना चाहता हूँ, मैं कुछ ना कुछ पैसे जमा करता रहता हूँ। मैं साइड पर कुछ ना कुछ पैसे जमा करता रहता हूँ ताकि जब 20 साल ख़त्म हो जाए तो मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हों जिससे मैं नई मशीन ख़रीद सकूँ। तो वो भी यही कह रहा है कि यार इस बंदे को ये पता था 20 साल ये मशीन चलेगी, तो ये क्या करता था कि पहले साल के आखिर में, फिर दूसरे साल के आखिर में, फिर तीसरे साल के आखिर में, फिर चौथे साल के आखिर में, हर साल के आखिर में कुछ ना कुछ पैसे जो है ना वो गले में जमा कर रहा होता था। हर साल के आखिर में कुछ पैसे ये जमा कर रहा होता था। हर साल के आखिर में कुछ पैसे जमा कर साइड पर रख रहा होता था। हर साल के आखिर में कुछ पैसे जमा करने की रीज़न ये थी कि जब 20 साल ख़त्म होंगे तो मुझे नई मशीन चाहिए होगी, और नई मशीन चाहिए होगी तो उसके जो पैसे हैं वो मैं यहाँ से यूज़ कर लूँगा, इस्तेमाल कर लूँगा, और मैं नई मशीन जो है उसको परचेज़ कर लूँगा। ठीक है ना। इसलिए वो हर साल जो है वो कुछ पैसे जमा करता था। जहाँ पर ये पैसे जमा करता था वहाँ पर इसको 5% का इंटरेस्ट मिलता था। अच्छा, अब जब ये 20 साल ख़त्म हो जाएंगे, 20 साल के बाद जब ये मशीन ख़रीदने जाएगा तो उसके बारे में ये लिखा हुआ है कि जब ये नई मशीन ख़रीदेगा ना तो नई मशीन जो है वो 25% महंगी आएगी, 25% ज़्यादा पैसे लगेंगे, 25% ज़्यादा महंगी आएगी। यानी कि अभी ये मशीन, अगर अभी ऐसी मशीन, आजकल ऐसी मशीन अगर 1 लाख रुपए की मिल रही है, आजकल अगर ऐसी ही मशीन 1 लाख रुपए की मिल रही है, तो जब ये नई मशीन ख़रीदने जाएगा, और ये नई मशीन ख़रीदने कब जाएगा, नई मशीन ख़रीदने आज से 20 साल बाद जाएगा, तो वो ज़ाहिर है 1 लाख की नहीं मिलेगी, महंगी मिलेगी। कितनी महंगी मिलेगी? 25% महंगी मिलेगी। 25% महंगी मिलेगी, यानी कि 1 लाख प्लस 1 लाख का 25%, जो कि 25,000 बनता है। तो जब ये नई मशीन ख़रीदने जाएगा तो इसको जो नई मशीन मिलेगी वो 1 लाख और 25,000 रुपये की मिलेगी। जब ये नई मशीन ख़रीदने जाएगा तो ये नई मशीन इसको 1,25,000 की मिलेगी। कब? 1,25,000 की मिलेगी इसको ईयर नंबर 20 पर, 20वें साल पर इसको 1,25,000 रुपये की ये नई मशीन मिलेगी। अच्छा, पुरानी मशीन ये बेचेगा, पुरानी मशीन जो ये बेचेगा उससे इसको 5,000 रुपये मिलेंगे। अब 1,25,000 रुपये इसको चाहिए नई मशीन खरीदने के लिए, उसमें से 5,000 रुपये तो ये पुरानी मशीन जो इसने बेची होगी इससे आ जाएंगे, तो इसको 20वें साल पर 1,20,000 रुपये की ज़रूरत होगी। ईयर नंबर 20 पर इसको 1,20,000 रुपये की ज़रूरत होगी। अगर इसके पास 1,20,000 रुपये होते तो ईयर 20 पर ये नई मशीन को ख़रीद लेता। अब सवाल ये पूछ रहा था कि आप हर महीने, हर साल के आखिर में कितने पैसे जमा करोगे ताकि आपके पास 1,20,000 रुपये ईयर 20 पर हो जाएं। यानी कि हमने फॉर्मूला यूज़ करना है S इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई पावर n माइनस 1 अपॉन आई। ठीक है ना, क्योंकि हमें 20 साल बाद 1,20,000 रुपये चाहिए। हम हर साल के आखिर में कितने जमा करें ये मालूम करना है, 20 सालों बाद चाहिए, और 5% का इंटरेस्ट रेट है, और इससे अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर 3629 आता है। ठीक है भाई, तो होपफुली ये क्वेश्चन नंबर 26 भी क्लियर हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाते हैं, जो अगला हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। और क्वेश्चन नंबर 30 भी कुछ लोगों की क्वेरी है, तो क्वेश्चन नंबर 30 की क्वेरी को भी मैं सॉल्व करवाता हूँ। उससे पहले मैं देख लूँ कि कोई और क्वेरी है। नहीं, उससे अच्छा 28 भी क्वेरी में आ रहा है, 28 भी क्वेरी में आ रहा है, 28 भी देख लेते हैं, 28 भी देख लेते हैं और 30 भी देख लेते हैं। तो मैं पहले 28 को डिस्कस करता हूँ, 28 को डिस्कस करता हूँ। अच्छा, 28 में लिखा हुआ है एक्सेल कॉर्पोरेशन। एक्सेल कॉर्पोरेशन ये कंपनी का नाम हो गया। एक्सेल कॉर्पोरेशन हैज़ इशूड बॉन्ड्स। अब सर बॉन्ड्स क्या होते हैं? देखो, कंपनी जब कोई होती है ना, और उस कंपनी को अगर उधार चाहिए होता है, लोगों से लोन चाहिए होता है, लोगों से उधार चाहिए होता है, तो वो उधार कैसे लेती है? वो बॉन्ड्स इशू करती है। बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स एक डॉक्यूमेंट होता है। डॉक्यूमेंट किस तरह का होता है? फॉर एग्जाम्पल, एक यहाँ पर ये कंपनी है, ठीक है ना, और ये जो है ना वो कुछ लोग हैं, मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी है। कंपनी ये बोलेगी कि यार हमें उधार की ज़रूरत है, आप लोग हमें उधार दो, तो कंपनी को ये लोग जो है ना वो उधार दे देंगे, और बदले में कंपनी इनको एक डॉक्यूमेंट दे देगी। उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है बॉन्ड। उस पर लिखा हुआ होता है कि भाई इतने का उधार है और इतने सालों बाद पूरा होगा, इंटरेस्ट रेट ये होगा, ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। लोगों ने इसको पैसे दे दिए, तो लिखा हुआ है एक्सेल कॉर्पोरेशन, यानी कि ये जो कंपनी है, हैज़ इशूड बॉन्ड्स, यानी कि इसको उधार की ज़रूरत होगी तो इसने इशू किए हैं बॉन्ड्स। बॉन्ड्स इशू करने का मतलब ये है लोगों को बॉन्ड दिए हैं जिस पे लिखा हुआ है कि भाई आप लोगों ने इतना उधार दिया, इतना इंटरेस्ट हम आपको देंगे, एंड सो ऑन, और लोगों से लिए पैसे। हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 500 मिलियन। हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 500 मिलियन फॉर टाइमिंग, यूँ समझ लो कि 500 मिलियन रुपए का लोगों से उधार लिया है। ऑल्दो इस फेस वैल्यू में कुछ डिटेल्स होती हैं जो आगे वाले पेपर्स में आप देखोगे। दे कैरी एनुअल इंटरेस्ट रेट एट 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अच्छा, ये जो बॉन्ड्स है ना, इस पे 10% का इंटरेस्ट होता है और कंपाउंडिंग होती है सेमी एनुअली। ये जो बॉन्ड्स होते हैं इन पे 10% का इंटरेस्ट होता है और जो कंपाउंडिंग होती है वो सेमी एनुअली होती है।
सेमी एनुअली का मतलब ये है कि हर 6 महीने बाद आपको इंटरेस्ट पे किया जाता है। तो लिखा हुआ है दे कैरी एनुअल इंटरेस्ट एट 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, यानी कि हर 6 महीने पर आपको 10% जो है वो इंटरेस्ट पे किया जाएगा। द बॉन्ड्स आर रिडीमेबल इन 2.5 ईयर्स, और ये बॉन्ड जो है ना वो 2.5 साल में रिडीम हो जाएंगे। 2.5 साल में रिडीम हो जाएंगे यानी कि 2.5 साल बाद लोगों का पैसा वापस कर दिया जाएगा और लोगों से बॉन्ड्स वापस ले लिए जाएंगे। यानी कि 500 मिलियन जो मैंने उधार लिया था वो मैंने 2.5 साल के लिए उधार लिया था एक तरह से। इंटरेस्ट एज वेल एज दी फेस वैल्यू विल बी पेड ऑन मेच्योरिटी। अब देखो एक बात यहाँ पे लिखिए, इंटरेस्ट एज वेल एज दी फेस वैल्यू विल बी पेड ऑन मेच्योरिटी। इसका मतलब ये है कि लोगों ने 500 मिलियन रुपए दे दिए, ठीक है ना। मेच्योरिटी क्या होती है सर? जो बॉन्ड की टर्म होती है। फॉर एग्जांपल ईयर नंबर 0 पर कंपनी को लोगों ने जो है ना वो 500 मिलियन दे दिया। अब कंपनी ने वो अपने प्रोजेक्ट्स में इसमें इस्तेमाल कर लिए, मशीन्स खरीद ली या कुछ भी खर्चा करवा लिया। लोगों को ये कह दिया कि यार 2.5 साल बाद जो है ना अब हम आपको आपके पैसे वापस करेंगे। अब जब 2.5 साल बाद पैसे वापस करेंगे तो लोग इंटरेस्ट भी मांगेंगे। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है कि इंटरेस्ट एज वेल एज द फेस वैल्यू विल बी पेड ऑन मेच्योरिटी, यानी कि जब 2.5 साल बाद लोग वापस आएंगे तो मैं लोगों के पैसे भी वापस कर दूंगा 500 मिलियन, और इस पे जितना भी इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट भी वापस कर दूंगा 2.5 साल के बाद। 2.5 साल के बाद सारे पैसे कंपनी वापस करेगी। और कंपनी ने वादा किया कि हम कितना इंटरेस्ट देंगे आप लोगों को, 10% इंटरेस्ट देंगे। तो पहले तो सवाल के यहाँ तक के वाले पार्ट की या यहाँ तक वाले हिस्से की डिस्कशन कर लेते हैं। देखो कंपनी ने 500 मिलियन लोगों से उधार लिए हैं। अगर मैं ये पूछ लूँ कि भाई 2.5 साल बाद जब लोग आएंगे तो कंपनी लोगों को कितने पैसे वापस करेगी, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई S इज इक्वल्स टू P1 प्लस आई पावर N। S इज इक्वल्स टू P1 प्लस आई पावर N, ये फॉर्मूला होता है। कंपनी ने आज 500 मिलियन लोगों से लिए हैं। कंपनी ने जो पैसे लिए हैं वो 10% के इंटरेस्ट रेट पर लिए हैं और कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, तो 10% डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और पावर कितनी आ जाएगी? 2.5 साल में 6 महीने कितनी बार होते हैं? 5 बार होते हैं, या 2.5 इंटू 2 कर दो, ठीक है। तो जब कंपनी जो है वो पैसे वापस करेगी लोगों को तो उसको 638.14 मिलियन रुपीस वापस करने होंगे। मैं वापस से समझाता हूँ। आज ईयर 0 है, कंपनी ने 500 मिलियन उधार कर ले लिया। 2.5 साल बाद कंपनी पैसे वापस करेगी लोगों को। 2.5 साल बाद जब कंपनी पैसे वापस करेगी लोगों को तो कंपनी जो है वो 638.14 मिलियन रुपए वापस करेगी। कंपनी जो है वो 638.14 मिलियन रुपीस वापस करेगी, जिसमें इंटरेस्ट भी होगा और लोगों के अपने पैसे भी होंगे। ये 2.5 साल बाद कंपनी वापस करेगी, ये बात एक क्लियर कर लो, ठीक है ना। अब लिखते हैं द अमाउंट दैट शुड बी डिपॉजिटेड ईच मंथ इनटू अ सिंकिंग फंड टू बी एबल टू रिडीम ऑल बॉन्ड्स ऑन मैच्योरिटी इफ द डिपॉजिट अर्न्स इंटरेस्ट एट 9% कंपाउंडेड मंथली इज। अब देखो भाई कंपनी को ये मालूम है ना कि 2.5 साल बाद कंपनी ने जो है ना लोगों को 638.14 मिलियन रुपीस वापस करने होंगे। 2.5 साल बाद 638.14 मिलियन रुपीस कंपनी के पास होने चाहिए ताकि लोगों का पैसा भी वापस कर दिया जाए और उन्होंने जो इंटरेस्ट उस पर कमाया है वो भी वापस कर दिया जाए। ये बात कंपनी को मालूम है। इसके लिए कंपनी क्या कर रही है? इसके लिए कंपनी हर महीने जो है ना वो कुछ पैसे अपने पास जमा कर रही है। क्यों जमा कर रही है? ताकि वो ये उधार और उस उधार पर बनता हुआ सूद जो 2.5 साल बाद कंपनी को पे करना होगा वो सारी चीज़ें कंपनी पे कर सके। अच्छा, ऐसे किए जमा किए हुए पैसे को हम सिंकिंग फंड कहते हैं, यानी कि 2.5 साल बाद कंपनी को 638.14 मिलियन रुपीस की ज़रूरत होगी। अब वो बोलता है कि ये जो 638.14 मिलियन 2.5 साल बाद पैसे पे करने होंगे, इसके लिए कंपनी हर महीने के आखिर में कुछ पैसे जमा करती है। और आप ये बताओ कि वो हर महीने के आखिर में कितने पैसे जमा करती होगी। तो कंपनी को फ्यूचर में कंपनी को आज से 2.5 साल बाद 638.14 मिलियन चाहिए, इसलिए एस की जगह ये लिख दिया। आर हमें मालूम करना है, जिस जगह मैं पैसे जमा करता हूँ वहाँ पे मुझे 9% का इंटरेस्ट मिलता है, कंपाउंडेड मंथली होता है, तो 12 से डिवाइड किया। 30 क्यों आया? 2.5 साल में 12 महीनों के हिसाब से 30 महीने होते हैं और n% डिवाइडेड बाई 12, इससे आपका आंसर आ जाएगा, आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 19.04 मिलियन, यानी कि हर महीने के आखिर में कंपनी 19.04 मिलियन रुपए जमा करेगी। ठीक है भाई। अच्छा, 28 के बाद अगली क्वेरी देख लेते हैं। 26 हो गया, 28 हो गया, 24 भी हो गया, 24 हो गया आई गेस। मैं एक मिनट देख लूँ क्वेरी। हाँ, 24 भी हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, उसके बाद अगली क्वेरी 26, 30 अगली क्वेरी है। 29 में देख लूँ कि किसी की 29 तो किसी की क्वेरी नहीं है। नहीं, 29 किसी की क्वेरी नहीं है। 30 अगली क्वेरी। 30 को डिस्कस कर लेते हैं। 30 में लिखा हुआ है कि अ कार वॉज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 135 किलोमीटर्स पर आवर
एक गाड़ी है और वो 135 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रही है। When brakes were applied, अब गाड़ी में जो बंदा बैठा हुआ था, जो गाड़ी चला रहा था, उसने ब्रेक अप्लाई किए, ब्रेक लगाए। The speed of the car reduced to 43.2 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। तो गाड़ी की स्पीड जो है ना वो 5 सेकेंड में 43.2 किलोमीटर पर आवर हो गई, कम हो गई, गिर गई, रिड्यूस हो गई, ठीक है ना। फाइंड द रेट ऑफ डिक्लाइन इन द स्पीड ऑफ द कार पर सेकेंड, यानी कि हर सेकेंड कितने फीसद गाड़ी की स्पीड कम हो रही है। इफ द परसेंटेज डिक्रीज आफ्टर ईच सेकेंड वॉज द सेम। देखो इसमें ये मेरी प्रेजेंट वैल्यू है, ये मेरी फ्यूचर वैल्यू है, ठीक है ना। गाड़ी अभी 135 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रही है, 5 सेकेंड्स बाद वो 43.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलना शुरू हो जाएगी, उसकी स्पीड गिर जाएगी। हमें ये बताना है कि हर सेकेंड कितने परसेंट स्पीड गिरती है। तो हम फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे S इज इक्वल्स टू P 1 माइनस आई पावर n। माइनस कब आता है? जब सवाल ये बोलते हैं ना कि फ्यूचर वैल्यू कम हो जाएगी। हमेशा तो क्या होता था, आप कुछ पैसे जमा करते थे बैंक में और फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा होती थी, लेकिन कभी अगर ये कह दिया जाए कि फ्यूचर वैल्यू कम हो जाएगी तो माइनस का साइन अप्लाई होता है। अब माइनस के साइन के साथ अगर हम इसकी वर्किंग करते हैं तो वर्किंग ये होगी कि भाई फ्यूचर में वैल्यू 43.2 हो जाए, ठीक है ना। अभी अगर 135 हो तो हर सेकेंड पर किस परसेंटेज से जो है ना वो स्पीड कम हो रही होगी। अब जब आप आई कैलकुलेट करोगे ना तो आपका आई जो आएगा ना वो आ रहा होगा 20.37%। इसका मतलब ये है कि हर सेकेंड के बाद 20.37% अगर स्पीड कम होती रहे तो 135 किलोमीटर पर आवर चलने वाली गाड़ी 5 सेकेंड बाद 43.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर आ जाएगी। सर इसको अगर प्रूफ करना हो तो एज्यूम कर लो अभी गाड़ी 135 किलोमीटर पर आवर पर चल रही है, ठीक है ना। तुम इसका ज़रा 20.37% लो। 135 का अगर 20.37% हम लेते हैं तो वो बन जाता है 27.49। तो पहली सेकेंड के बाद जो गाड़ी है ना वो स्लो हुई होगी और 27.49 किलोमीटर पर आवर से उसकी स्पीड गिरी होगी। पहली सेकेंड के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी देख लेते हैं। 27.49 माइनस किया तो बच जाता है 107.51, ठीक है ना। इस परसेंटेज के हिसाब से अगर गाड़ी अभी 135 किलोमीटर पर आवर चल रही है तो एक सेकेंड बाद उसकी स्पीड हो जाएगी 107.51। वापस से 107.51 का 20.37% लो। 107.51 का 20.37% लेते हो तो वो बनता है 21.89 बन जाता है। यानी कि अब गाड़ी की स्पीड जो है ना अगली सेकंड में 21.89 से कम होगी। ऐसा अगर करते हो तो 107.51 माइनस आंसर करते हो तो बच जाता है 85.61। इसका मतलब ये हो गया कि मजीद एक और सेकंड के बाद यानी कि 2 सेकंड के बाद गाड़ी की स्पीड 85.61 हो जाएगी। फिर वापस से 85.61 का 20.37% ले लो तो ये बनता है 17.44, ठीक है ना। 17.44 85.61 में से आंसर माइनस कर दो तो आ जाता है 68.17। वापस से 68.17 का 20.37% ले लो तो बनता है 13.88 इसमें से माइनस कर देते हैं अगर हम 68.17 माइनस आंसर तो बच जाता है 54.28 का 0.2037 या ये बन जाता है 11.05 और इसको अगर माइनस करते हैं तो 54.28 माइनस आंसर यानी कि तकरीबन 43.2। तो आप देख रहे हो कि ये वो रेट ऑफ डिक्लाइन है, ये वो परसेंटेज है जिससे गाड़ी की स्पीड कम हो रही है। 1 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड बाद, 3 सेकेंड बाद, 4 सेकेंड बाद, 5 सेकेंड बाद। देखा 5 सेकेंड बाद गाड़ी की स्पीड 43.2 हो रही है। ये वो परसेंटेज है जिससे गाड़ी की स्पीड जो है वो हर सेकेंड पर कम हो रही होगी और 135 किलोमीटर पर आवर पर चलने वाली गाड़ी जो है वो 43.2 किलोमीटर पर आवर पर आ जाएगी। ठीक है भाई, ये 30 एक और क्वेरी थी। अच्छा 30 के बाद देखते हैं कि अगली क्वेरी क्या है जनाब। 30 के बाद अगली क्वेरी 24, 26, 30, 86 है, 26, 28, 85, 27। अच्छा 27 भी कोई क्वेरी थी जो शायद मैं मिस कर चुका हूँ, मैं उसको भी सॉल्व कर देता हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इफ अ सम ऑफ मनी इज लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट देन द ए बी एंड सी। यानी कि कौन सा जुमला सही है। जो सही वाला जुमला है उसी को मैं ज़रा डिस्कस कर लेता हूँ बिकॉज ये पहले से आसान सा सवाल है यार। 27 में होपफुली मसला बहुत कम लोगों को होगा। आई एम सरप्राइज कि इसमें मसला है।
वो बोलते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है, मनी गेट्स डबल्ड इन 5 years इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% हो तो जो आपके पैसे होंगे वो 5 सालों में डबल हो जाते हैं। देख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट के केस में फ्यूचर वैल्यू का क्या फॉर्मूला है, एस इज इक्वल्स टू पी 1 + RT। ठीक है, एज्यूम कर लो आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे और वो आपने जो है ना वो 5 सालों के लिए किए थे 20% के इंटरेस्ट रेट पर। तो अगर 5 सालों के लिए 20% के इंटरेस्ट रेट पर किए थे तो 0.2 × 5 + 1 × 100 यानी कि ये 200 बन जाते हैं। फ्यूचर में ये 200 बन जाते हैं, 100 रुपये आपके डबल हो जाएंगे 5 सालों में। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। इसी तरह से पहला और तीसरा स्टेटमेंट भी देखना है। ठीक है, अच्छा तो जनाब मेरे ख्याल में 30 तक हमने सारी क्वेरीज़ को रिजॉल्व कर लिया। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो 30 के बाद यहाँ पर किसी को कोई क्वेरी नहीं है। अगले पेज पर चलता हूँ। अगले पेज पर 40s में भी मुझे कोई गूगल क्लासरूम पर किसी भी कोई क्वेरी नहीं नज़र आ रही है मुझे 40s में भी। ठीक है, 40s में भी किसी की कोई क्वेरी नहीं है। चलें जी, 40s वाले सारे सवाल भी आप लोग एक बार रीड कर और इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, मैं 50s की शीट पर चलता हूँ। 50s में मुझे जो क्वेरी नज़र आ रही है वो 80s में नज़र आ रही है। मैं एक बार सही से देख लूँ। 80 से पहले 76 नज़र आ रही है क्वेरी। 76 के अलावा 76 पर जाकर मुझे क्वेरी नज़र आ रही है, तो मैं डायरेक्टली 76 पर ही चला जाता हूँ। ठीक है, चलो 76 सॉल्व करते हैं। 76 देखते हैं कि 76 में क्या लिखा हुआ है। 76 में लिखा हुआ है प्रॉमिसरी नोट ऑफ 300,000 कैरीज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। द नोट इज पेएबल एट द end of 3 years. The holder of the note got it discounted 1 year before the maturity date and received an amount of 321,797. Compute the discount rate compounded semi-annually. अच्छा, ये नोट्स वाला केस है जो फाइनेंशियल मैथ्स जब हम क्लास में पढ़े थे तो उसके शुरू में हमने पढ़ा था। इसका सोल्यूशन भी वैसे तो मौजूद है, लेकिन मैं चलो इसको सॉल्व करता हूँ। वो बोलते हैं एक प्रॉमिसरी नोट है 3 लाख रुपए का और उस पर 6% इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंडिंग होती है क्वार्टरली। नोट जो है वो 3 साल का है। तो भाई अगर ये बंदा 3 साल बाद बैंक जाता, आज 3 लाख का नोट है, 3 लाख का नोट है और ये बंदा अगर 3 साल बाद बैंक जाता तो उसको कितने पैसे मिलते हैं? 3 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1 + 6% डिवाइडेड बाई कंपाउंडेड क्वार्टरली है ना, डिवाइडेड बाई 4 पावर 12। ठीक है ना, तो 3 साल बाद इसको कितने पैसे मिलते हैं? 3 साल बाद जो इसको पैसे मिलते हैं उसके लिए 6% डिवाइडेड बाई 4 + 1 किया पावर 12 किया इंटू 3 लाख किया। अच्छा, जो बॉन्ड्स है ना उसके नोट्स मेरे मैनुअल में भी मौजूद है। ये बन जाता है 358,685 बन जाता है। सही है ना, 358,658 बन जाता है। यानी कि मेरे 3 लाख जो है ना वो 3 सालों बाद 358,685 बन जाते हैं अगर मैं बैंक जाकर 3 साल बाद ये पैसे निकलवाता। The holder of the note got it discounted 1 year before the maturity date। यानी कि इसने जो है ना इसकी डिस्काउंटिंग करवा ली मेच्योरिटी से 1 साल पहले, मेच्योरिटी डेट से 1 साल पहले। एंड रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 321,797 और इसको जो रिसिप्ट्स मिली वो थी 321,797। कंप्यूट डिस्काउंट रेट कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अब बहुत सारी तरह के बॉन्ड्स थे जो क्लास में डिस्कस करे थे। स्पेसिफिकली 4 तरह के थे। इंटरेस्ट बेरिंग में 2 टाइप्स, कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट वाली। नॉन इंटरेस्ट बेरिंग में 2 टाइप्स, कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट वाली। यहाँ पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर है और इंटरेस्ट बेरिंग नोट्स पर है। हम इस फ्यूचर वाली वैल्यू की डिस्काउंटिंग करते थे, अगर आप लोगों को याद हो तो। ठीक है ना, और उसके लिए मैं अब यहाँ पर डायरेक्टली आंसर देख लेता हूँ। या देखो आपको जो है ना वो 321,797 मिले हैं और 358,685 की डिस्काउंटिंग करनी है। आपने सिर्फ डिस्काउंटिंग कर और उसका रेट मालूम करना था। 321,797 हमने कैलकुलेट किया जो इस बंदे को पैसे मिले हैं। 358,685 की डिस्काउंटिंग करनी है। सर ये 4 कैसे आया? 4 इसलिए आया क्योंकि कंपाउंडेड क्वार्टरली है और 1 साल की ये डिस्काउंटिंग करवा रहा है और 1 साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो होपफुली ये बड़ा आसान सवाल है उसके लिए जिसने फाइनेंशियल मैथ्स के प्रैक्टिस मैनुअल में भी नोट्स हैं वो रीड किए हुए हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद 76 के बाद 77 भी आ रही है क्वेरी। 77 क्या है? 77 अच्छा ये सवाल जो है यार ये पेपर में आता है। ठीक है ना, बड़ा ख्याल रखना। सवाल लिखा हुआ है कंपनी इज कंसिडरिंग वेदर टू इन्वेस्ट इन अ न्यू आइटम ऑफ इक्विपमेंट कॉस्टिंग 53,000 टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। कंपनी ये सोच रही है कि हम नया प्रोडक्ट बनाने के लिए 53,000 इन्वेस्ट करें या नहीं। द प्रोडक्ट विल हैव अ 4 years लाइफ। इस प्रोडक्ट की 4 साल की जिंदगी होगी। एंड द एस्टिमेटेड कैश प्रॉफिट्स ओवर द 4 year पीरियड्स आर एज फॉलोज। और कैश प्रॉफिट्स जो होंगे वो दिए हुए। कैलकुलेट द एनपीवी
ऑफ द प्रोजेक्ट यूजिंग अ डिस्काउंट रेट ऑफ 11% शुड द प्रोजेक्ट बी अंडरटेकन। तो भाई ये तो सिंपल एनपीवी का सवाल है। एनपीवी के सवाल के लिए एक तरीका ये होता है कि मैं ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 सारे ईयर्स लिखूँ, साथ में उनके कैश फ्लोज लिख दूँ। कैश फ्लोज में मैं ये लिख दूँ कि ईयर 0 पर मैंने 53,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं, ये ईयर 0 का कैश आउटफ्लो है। ईयर 1 पर मुझे 17,000 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है ना। ईयर नंबर 2 पर मुझे 25,000 रुपये मिल रहे हैं, ईयर 3 पर मुझे 16,000 रुपये मिल रहे हैं, और ईयर नंबर 4 पर मुझे 12,000 रुपये मिल रहे हैं। और मैं क्या करूं, मैं इसकी डिस्काउंटिंग कर लूं। डिस्काउंटिंग करने के लिए डिस्काउंट फैक्टर्स बनाऊं। डिस्काउंट फैक्टर्स क्या होंगे, 11% का रेट है, पहला डिस्काउंट फैक्टर 1 होगा, दूसरा होगा 1 डिवाइडेड बाई 1.11 जो कि आता है 0.9, तीसरा जो डिस्काउंट फैक्टर होगा वो होगा 1 डिवाइडेड बाई 1.11 पावर 2 जो कि होगा 0.81। उसके बाद फिर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.11 पावर 3 जो कि हो जाता है 0.73। उसके बाद फिर आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.11 पावर 4 जो कि हो जाता है 0.658। ठीक है भाई, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, प्रेजेंट वैल्यूज़ निकालूंगा। प्रेजेंट वैल्यूज़ पहली 53,000 नेगेटिव आ जाएगी। अच्छा, दूसरी आएगी 17,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.9 यानी कि 15,300। उससे अगली आ जाएगी 25,000 इंटू 0.81 यानी कि 20250। उसके बाद 16,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.73 यानी कि 11680। उसके बाद 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.658 यानी कि 7896। और फिर मैं इन सबको कर दूं ऐड, इन सबको ऐड करेंगे तो 15,300 प्लस 20250 प्लस 11680 प्लस 7896 माइनस कर देंगे इसमें से 53,000 को, तो ये आ जाएगा 2126। ठीक है ना। एक तरीका तो ये था कि इस तरह से आप प्रेजेंट वैल्यू निकालें। थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ का मसला हो सकता है, यहाँ पे आंसर 2210 आ रहा है। और ये दूसरा तरीका था, ये तरीका भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ये कौन सा तरीका है, NPV इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज कैसे आएंगे भाई, 17,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 11% की पावर 1 प्लस 25,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 11% की पावर 2 एंड सो ऑन। ये तरीके जो है वो बहुत बार क्लास में हमने डिस्कस करे हैं, तो इस तरीके से भी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये 77 भी सॉल्व हो गया। अच्छा, उसके बाद 70s की सीरीज़ में मुझे 79 भी नज़र आ रहा है क्वेरीज में। 79 को सॉल्व करते हैं। अब 79 देख लेते हैं। 79 है, प्रोजेक्ट हैज़ द फॉलोइंग कैश फ्लोज, व्हाट इज़ द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट या IRR ऑफ द प्रोजेक्ट। अच्छा, IRR या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, IRR या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो रेट ऑफ रिटर्न होता है जिसकी एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई कि जिसपे नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है ना वो जीरो होती है। IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो रेट ऑफ रिटर्न होता है जिसपे नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो जीरो होती है। NPV इज इक्वल्स टू जीरो। तो अगर NPV जीरो होती है तो मैं अपने पास एक इक्वेशन बना सकता हूँ। NPV किसके बराबर होती है, वैसे NPV बराबर होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। वैसे NPV बराबर होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। और IRR वो रेट ऑफ रिटर्न होता है जिसपे NPV जीरो होती है। तो जीरो इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। ये हर बार जीरो नहीं लिखना, ठीक है ना। घनचक्कर, मैथ्स के घनचक्कर लोगों, हर बार NPV की जगह जीरो नहीं लिखना, यहाँ पर जीरो लिख रहे हैं क्योंकि हमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ढूंढना है। और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो रेट ऑफ रिटर्न होता है, वो डिस्काउंट रेट होता है जिसपे NPV जीरो आती है। ये प्रॉपर्टीज जो मैंने NPV की बताई थी उससे लिंक्ड है ये चीज़, ठीक है ना। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज कैसे आएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज के लिए आप इक्वेशन बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ईयर 1 पर जो कैश इनफ्लो है वो है 4486 को आपने डिवाइड कर दिया 1 प्लस एक्स से। एक्स क्यों, हमें नहीं मालूम कि डिस्काउंट रेट कितना होगा, वही हमें ढूंढना है, तो उसकी जगह एक्स लिखा। ये भी काफ़ी हद तक क्लास में डिस्कस करी हुई बात है। हो सकता है कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा शॉर्ट चल रहा हूँ, लेकिन क्लास में ये चीज़ डिस्कस हुई थी। तो 4486 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स प्लस 3915 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस 3206 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 2677 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 4। ठीक है ना। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज है माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जो कि हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 10,500। अब इस इक्वेशन को जब आपने बना लिया तो ये इक्वेशन या तो आप जो है वो अपनी कैलकुलेटर पे पुट इन कर ले, या आपके पास जो आंसर्स आए हुए होंगे उन आंसर्स को बारी बारी पुट इन कर
वैल्यूज़ को चेक कर लें, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी थी, जैसे ही डिस्काउंटिंग की परसेंटेज इंक्रीज़ होती है वैसे ही एनपीवी डिक्रीज़ होती है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं आप जब ABCD ऑप्शंस पुट इन कर रहे होगे उसमें काम आएगा। अगर आप कोई ऐसा डिस्काउंट रेट पुट इन करते हो जिससे एनपीवी पॉजिटिव आ रही है तो मेरा IRR जो है वो कोई ऐसा डिस्काउंट रेट होगा जो उससे ज़्यादा हो, ठीक है ना। ये चीज़ें वो हैं जो प्रैक्टिस के साथ साथ आपके दिमाग में डेवलप होती हैं। अच्छा 80 पर चलते हैं। 80 किसी की क्वेरी, बिल्कुल 80 भी एक क्वेरी है, 80 को देख लेते हैं और उसके बाद फिर जो है वो अगले वीडियो लेक्चर में मज़ीद चीज़ें देखेंगे। 80 बोलता है व्हाट अमाउंट इज़ नीडेड टू बी इन्वेस्टेड नाउ, अभी मैं कितने पैसे इन्वेस्ट करूं, अभी मैं कितने पैसे इन्वेस्ट करूं। इफ़ वन वांट्स टू गेट 400,000 ईच ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम एंड ऑफ 4th ईयर टू 12th ईयर इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज 6% कंपाउंडेड एनुअली। अभी मैं कितने पैसे जमा करूं, ठीक है ना, अभी मैं कितना डिपॉजिट करूं। अगर मुझे ईयर 4 से लेकर ईयर 12 के बीच में, ईयर 4 से लेकर ईयर 12 के बीच में हर साल 4 लाख रुपए की ज़रूरत है। ईयर 4 पर 4 लाख, ईयर 5 पर 4 लाख, ईयर 6 पर 4 लाख, ईयर 7 पर 4 लाख, ईयर 8 पर 4 लाख, ईयर 9 पर 4 लाख रुपए एंड सो ऑन, ठीक है। अभी मैं कितने पैसे जमा करूं, अभी मैं कितने पैसे जमा करूं। अगर मुझे 4 लाख रुपए की ज़रूरत है ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6, ईयर 7, ईयर 8, ईयर 9, ईयर 10, ईयर 11, ईयर 12 पर, ये सवाल है, ठीक है ना। और इंटरेस्ट की रेट क्या है, इंटरेस्ट का रेट क्या है, 6% है। इसको सॉल्व करने के लिए एक हमने रूल पढ़ा था स्पॉट का, सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर सारी रिक्वायर्ड अमाउंट्स और सारी डिपॉजिटेड अमाउंट्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। पहले तो आप कोई भी स्पॉट सेलेक्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये जो सोल्यूशन दिया हुआ है इसमें स्पॉट जो है ना वो ईयर 0 सेलेक्ट हुआ है, लेकिन मैं चलो सही है ईयर 3 को स्पॉट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैं ईयर 3 को स्पॉट सेलेक्ट करता हूँ तो जो मेरी डिपॉजिटेड अमाउंट है उसको ईयर 3 पे लेकर आना है, यानी कि 3 साल आगे लेकर जाना है, यानी कि 1 + 6% पावर 3, ठीक है। मैंने ईयर 3 को स्पॉट लिया है ना, किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर सारी रिक्वायर्ड और सारी डिपॉजिटेड अमाउंट सेम होती हैं, इक्वल होती हैं, एक बराबर होती हैं। ईयर 3 को जब मैंने स्पॉट ले लिया तो मैंने ईयर 0 वाली अमाउंट को मैं 3 साल आगे लेकर गया, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 3 साल बनते, 3 साल आगे लेकर गया 6% से। और इस साइड पर क्या होगा भाई, ये एक एनवीटी बन रही है तो ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। ईयर 3 से ईयर 4 कुछ भी नहीं है, 4 पर एक अमाउंट है, 5 पर एक अमाउंट है, 6 पर एक अमाउंट है, 7 पर एक अमाउंट है एंड सो ऑन 12 तक कुछ ना कुछ अमाउंट चल रही हैं, यानी कि ये बन जाएगा 400,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1 + 6% पावर कितनी आएगी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब ये आपका इक्वेशन बन गया, आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर सारी रिक्वायर्ड और सारी डिपॉजिटेड अमाउंट्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं और मैंने ईयर नंबर 3 को जो है, मैंने जो ईयर नंबर 3 है उसको एक स्पॉट बनाया हुआ है और जितनी डिपॉजिटेड अमाउंट्स थी और जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट्स थी सबको मैं ईयर 3 पर लेकर आया हूँ और मैंने इसको सॉल्व करा है, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन 80 की भी क्वेरी सॉल्व हो गई। 80 के बाद जितने क्वेश्चन है उसको सेपरेट वीडियो में करता हूँ।